हेलो एवरीवन। तो मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पर्यावरण सीरीज का ये 30वां वीडियो और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न है, चराई खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं किसी श्रृंखला में वो क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। आपको पता है क्या होते हैं? शाकाहारी। या तो पेड़ पौधे खाते हैं या घास खाते हैं। तो ये जो क्या होते हैं? शाकाहारी। तो हमें ऑप्शन में देखना होगा कि इनमें से शाकाहारी कौन है। इनमें से जो शाकाहारी वह है गाय और खरगोश। तो यही हमारे प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं। वही कहलाते हैं हमारे कौन? प्राथमिक उपभोक्ता। आगे देखते हैं, हमारे देश में स्वाभाविक रूप से होने वाली सबसे अधिक बार होने वाली आपदा कौन है? इतनी सारी आपदाएं होती है हमारे यहाँ, भूकंप, सुनामी, बाढ़, सूखा। तो सबसे ज्यादा जो होती है वह होती है हमारे देश में बाढ़। बाढ़ का जो सर्वाधिक प्रकोप दिखाई देता है वो हमारे पूर्वोत्तर राज्य, और पूर्वोत्तर राज्यों में ये हमारे असम, मेघालय ये राज्य आ जाते हैं। वहीं पूर्व में स्थित राज्य में आपके पश्चिम बंगाल और बिहार, आप जानते हो कि बिहार में भी बहुत बाढ़ आती है। वहीं उत्तर प्रदेश भी हमारा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। कुछ दक्षिणी हिस्से में भी जैसे आंध्र प्रदेश और केरल में भी कई बार बाढ़ का जो है सामना देखा गया है। तो हमारे जो देश में आपदाओं के मामले में सबसे अधिक जो आपदा आती है वह है हमारे यहाँ फ्लड का आना या बाढ़ का आना। आगे देखते हैं, माध्यमिक सीवेज उपचार मुख्य रूप से क्या है? तो देखिए, दो होता है। एक होता है प्राथमिक, और प्राथमिक का मतलब होता है सीवेज, यानी जो नाले से पानी आता है उससे जो है ठोस अपशिष्टों को बाहर निकाल लेना, बड़ा बड़ा कचरा बाहर निकाल लेना। वो एक प्राथमिक उपचार कहला गया। उसमें ठोस चीजें हो गई, कंकड़ पत्थर, जिसमें कपड़े डले रहते हैं फटे हुए, इनको बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है? प्राथमिक उपचार। अब प्राथमिक उपचार के बाद होता है किसका? वेस्टेज का द्वितीयक उपचार। और द्वितीयक उपचार में क्या होता है? उसमें ऐसे बैक्टीरिया और ऐसे कवक को डाला जाता है जो उस प्रदूषक को खा लेते हैं, यानी जल के जो प्रदूषण वाला भाग है वो उसे खा लेते हैं, जिससे जल जो है वापस से जो है हम उसका यूजेबल वाटर जो है बाहर निकल आता है, उसका हम क्या कर सकते हैं? उपयोग। तो यह एक प्रकार की क्या है? जैविक प्रक्रिया है। क्यों है? क्योंकि द्वितीयक उपचार हम जब जल का करते हैं तो प्राथमिक उपचार में हमने केवल क्या निकाले हैं? उससे ठोस पदार्थ बाहर निकाल लिए हैं। तो जल का जब द्वितीयक उपचार होता है तो उसमें हम बैक्टीरिया डालते हैं, यानी जीवाणु डालते हैं और कवक डालते हैं। इसीलिए इसको जैविक कहा जाता है। जैविक मतलब कहीं जीवाणु कवक इनकी जब बात आती है तो ये एक जैविक प्रक्रिया है उपचार करने की। आगे देखते हैं, हाउस बोट का संबंध पानी से है तो इग्लू का संबंध किससे होगा? हाउस बोट किस में चलती है? पानी में। पानी में रहती है, यानी पानी की से संबंधित है। वहीं इग्लू जो है किसके घर कहलाते हैं? आपके बर्फ से बने हुए घर जो है इग्लू कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये काफी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था जो कि बन जाना चाहिए। आगे देखते हैं, छतों, दीवा दरवाजों, खिड़कियों को अभी भी दो ऊर्ध्वाधर स्तंभों में एक क्षैतिज बीम रखकर बनाया गया था। वास्तुकला की एक शैली ट्रेबीट या इसे क्या कहा जाता था? तो इसे वास्तुकला का कोर बेल्ट शैली भी कहा जाता है। इसको एक पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक तो पूरी बिल्डिंग भी ऊर्ध्वाधर है, और यहाँ पर दो स्तंभ ये लगाए गए हैं क्षैतिज, ये आपके ऊर्ध्वाधर। और इसमें ऊपर एक बीम डाल डाल करके क्या बनाई गई है? एक खिड़की, दरवाजे, ये सारी जो है इमारत को बनाया गया है पूरे इस स्तंभ के ऊपर। तो ये जो कहलाती है, ये जो विधि है, ये वास्तुकला कहलाती है, कोर बेल्ट कहलाती है। इसको एज अ फैक्चुअल क्वेश्चन याद रख लेना है। ट्रेबीट भी बोला जाता है इस वास्तुकला को। आगे देखते हैं, किस उद्योग को उत्पादन प्रक्रिया के दौरान बड़े मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? तो पेट्रोलियम में, सॉफ्टवेयर में तो सबसे कम होती है, परिधान कपड़ा उद्योग में भी होती है थोड़ी बहुत, लेकिन शराब की भट्टी और कार्बोनेटेड पेय में सबसे ज्यादा होती है। इवन जो हमारा कार्बोनेटेड होता है, कार्बोनेटेड का यह मतलब है कि जो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं उसमें जो पेय पदार्थ रहता है उसको कार्बोनेटेड ही कहा जाता है। और उसको कैसे मिलके बनता है? वो पानी, और पानी में जो कार्बन डाइऑक्साइड कंप्रेस करके भरी जाती है, कार्बोनेट कार्बोनेट एसिड बन जाता है, H2CO3 बन जाता है।
कार्बोनिक एसिड, इसी को क्या यही कहलाती है हमारी कोल्ड ड्रिंक। तो इसमें तो सबसे ज्यादा क्या है, पानी का उपयोग होता है। वहीं शराब की भट्टी में भी पानी का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो है संस्थान है, इसकी किस वर्ष जो है रॉयल बॉटेनिकल गार्डन कलकत्ता में स्थापना हुई थी? तो पुराने प्रश्न पत्र में भी ये पूछा गया है और इस बार फिर से ये जो है रिपीट कर दिया गया क्वेश्चन है। तो इसकी स्थापना जो है 1890 में की गई थी, कोलकाता में की गई थी, और नाम क्या है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान भी बोला जाता है इसे। तो ये जो है फैक्ट आपको याद कर लेना है। आगे देखते हैं। किशोरावस्था आमतौर पर किस उम्र में समाप्त हो जाती है? 12 से 18 की एज में रहती है, लगभग 13 भी मानते हैं कई लोग। तो ये 18 में जाकर क्या हो जाती है, किशोरावस्था समाप्त हो जाती है और प्रौढ़ावस्था यहाँ से शुरू हो जाती है 18 के बाद। आगे देखते हैं। भोजन के प्रति इकाई द्रव्यमान में कौन अधिक कैलोरी यानी ऊर्जा देता है? हमारे शरीर में ऊर्जा की इकाई क्या है, कैलोरी ही है। कैलोरी में हमें ऊर्जा मिलती है। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या पानी? इसका जो सबसे सही उत्तर है वह है, क्योंकि वसा में सबसे अधिक एनर्जी पाई जाती है। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी जो है ऊर्जा पाई जाती है, ये आपको याद रख लेना है। वहीं बात करें प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन के 1 ग्राम में और कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में, दोनों में ही बराबर ऊर्जा पाई जाती है, 4 कैलोरी और 4 कैलोरी। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में और अत्यधिक चीजें होती हैं, लेकिन प्रोटीन क्या करता है, सबसे अधिक हमारे शरीर में फायदेमंद है, क्योंकि ये मसल्स यानी हमारी मांसपेशियों के निर्माण में सहायक है प्रोटीन। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी और वसा में सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, 9 कैलोरी। इसलिए जब हम वसा वाली चीजें खा लेते हैं तो जो है हमें भूख नहीं लगती है कुछ टाइम तक, क्योंकि इसमें अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। आगे देखते हैं। अमृता देवी विश्नोई, इसको आपने सुना होगा इसका नाम। विश्नोई समाज का आंदोलन एक कहलाता है। यदि आपके प्रश्न में आता है, प्रश्न आपके पेपर में आता है कि विश्नोई समाज आंदोलन किसे कहते हैं, तो ये 1700 ईस्वी की बात है। उस समय जो है राजस्थान में इन समाज के लोगों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए अपना जो है बलिदान किया था। 363 लोग लगभग मारे गए थे इसमें। और इसके बाद जो है वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने बंद भी करवा दिया था पेड़ों की कटाई। इन्होंने राजस्थान के किस पेड़ की सुरक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है? और हाल ही में सरकार द्वारा अमृता देवी बिश्नोई स्मृति में कौन सा पुरस्कार स्थापित किया गया है? तो किस पेड़ की सुरक्षा? तो खेजड़ी जो वृक्ष है, इसकी सुरक्षा के लिए अमृता देवी बिश्नोई, इसके नेतृत्व में बहुत सारे लोग वहां के आ गए थे और राष्ट्रीय वन्य जीव पुरस्कार दिया जाता है इन्हीं के नाम पर। ये आपको याद रख लेना है। खेजड़ी वृक्ष आप जानते होंगे कि खेजड़ी वृक्ष जो है इतना पवित्र वृक्ष माना जाता है राजस्थान का, कि वहां का राजकीय वृक्ष भी इसे माना जाता है। राजकीय वृक्ष की भी मान्यता इसे दी गई है। वहीं इसके बहुत अधिक औषधीय गुण भी हैं। औषधि के रूप में किया जाता है, फर्नीचर निर्माण भी इसके द्वारा किया जाता है। और भी इसकी बहुत चीजें हैं कि ये जैसे सूखे क्षेत्र में भी क्या है, जीवित रह सकता है, यानी इसे बहुत कम जो है पानी की आवश्यकता होती है। वहीं पूजा के रूप में जो है धार्मिक भी इसका महत्व है। भगवान विष्णु को है जो के रूप में इसे माना जाता है। तो खेजड़ी वृक्ष जो है इस प्रकार से राजस्थान का जो है एक पवित्र वृक्ष माना जाता है। आगे देखते हैं। कौन सा क्षुद्र ग्रह ट्रैकिंग सिस्टम पृथ्वी के निकट की वस्तुओं के लिए हर 24 घंटे में पूरे आकाश की खोज करने में सक्षम है? हमारा जो एटलस है, ये आपको पता है कि ये नासा का जो है, नासा द्वारा बनाया गया एक सिस्टम है। और ये करता क्या है कि जैसे पृथ्वी पर है, ये हमारी पृथ्वी पर है, इसके पास आने वाले जो है क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड है, उनकी सूचनाएं पृथ्वी पर देता है। और ये या 1 हफ्ते से लेके या कुछ दिनों के भीतर ये दे देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा ग्रह हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, कौन सा उल्का पिंड हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। आगे देखते हैं। कितने स्थलीय ग्रह हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये 4 स्थलीय ग्रह हैं। तो हमारे सूर्य, ये मान लीजिए हमारा सूर्य है, तो शुरुआत के जो 4 ग्रह हैं, 4 के यदि हम नाम बताएं तो बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल।
क्योंकि इनकी संरचना लगभग पृथ्वी के समान होती है, इसलिए इन ग्रहों को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। आपको इनको बहुत अच्छे से याद रख लेना है कि इन ग्रहों को क्या कहा जाता है, पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है, और इन्हीं का नाम स्थलीय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्थलीय ग्रह। और यदि बात करें कि इनके जो बाद में जो चार ग्रह पाए जाते हैं, हमारा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये हमारा बृहस्पति है, शनि, अरुण और वरुण। तो ये जो बाहर की, इसके ये बाहर पाए जाएंगे, मंगल के बाहर की जो चार ग्रह हैं, इनको क्या बोला जाएगा, इनको जोवियन ग्रह बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है, जोवियन से जुपिटर, इनकी संरचना लगभग जुपिटर के समान रहती है, इसलिए अंत के चारों ग्रहों को जुपिटर भी कहा जाता है। वैसे संख्या रखने की याद करने की जरूरत नहीं है, चार ही हमारे पार्थिव ग्रह हैं और चार ही हमारे जोवियन ग्रह हैं। और पार्थिव ग्रह को जो है स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, कौन एक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मतलब होता है कि निशाने में जाकर के लगना, यानी हम रिमोट यहाँ से कंट्रोल दबाएंगे, वो निशाना टारगेट जाकर वहीं लगेगी। तो हमारी अग्नि जो पी मिसाइल है, अग्नि 1 और 2 का अपडेटेड वर्जन है, तो ये जो है मध्यम दूरी तक जो है ये वार कर सकती है, और ये लगभग जो है आपके 1000 से 2000 किलोमीटर तक जो है ये वार कर सकती है दुश्मनों तक। तो ये जो है आपको याद रख लेना है, अग्नि पी। और यही बात करें, त्रिशूल जो है ये कम दूरी की मिसाइल है, और इन सभी मिसाइलों को जो बनाया है वो डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। डीआरडीओ जो संस्थान है, दिल्ली जिसका हेडक्वार्टर है, उसके द्वारा बनाया गया है। वही ब्रह्मोस का जो मिसाइल, मध्यम दूरी की ये जो है मिसाइल है, 1500 किलोमीटर तक, और ये जो है भारत और रूस की जो है संयुक्त रूप से इसका विकास किया गया है, और ये सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक मतलब अत्यधिक तीव्र, मैक संख्या में नापा जाता है स्पीड, तो ये सुपरसोनिक है, और विश्व की सबसे तेज रफ्तार वाली मिसाइलों में से भी एक इसे भी जाना जाता है। तो इतना आपको याद रख लेना है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे शक्तिशाली लॉन्चर है। लॉन्चर मतलब लॉन्चिंग व्हीकल। अब तक का जो सबसे शक्तिशाली है, सबसे अपडेटेड जो कहलाता है, जीएसएलवी मार्क 3। इसी का नाम अब जो है एलवीएमबी हो गया है, लॉन्चिंग व्हीकल जो है। और जीएसएलवी में किसका उपयोग किया गया है, क्रायोजेनिक इंजन का। क्रायोजेनिक इंजन अत्यधिक ज्यादा ऊर्जा जो है उत्पन्न करता है, इसीलिए इसको क्या माना गया है, सबसे शक्तिशाली लॉन्चर। यदि आप स्पेस की क्लास आपने देखी होगी, 2 वीडियो मैंने डाली हैं और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि वो भी आप देख ले रहे हैं तो भी आपको ये सारी चीजें जो है आपसे बनने लगेंगी। जीएसएलवी सबसे शक्तिशाली लॉन्चर है हमारे अब तक का। आगे देखते हैं, आईडीएसएन, इसको तो आपको रटा होना चाहिए, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क जो है, इसके द्वारा जो हमारे स्पेस में कुछ भी चीजें खो जाती हैं सैटेलाइट, तो उनकी जो है ये पहचान कर लेता है और उनको खोज लेता है। तो ये आपको याद रख लेना है, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। भारत का मृदा सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया है। तो मृदा सर्वेक्षण जो संस्थान है, इसको संस्थान बोला जाता है, 1958 में यह स्थापित किया गया था। काम क्या है, वही मृदा का जो है आपका सर्वे करना, सर्वेक्षण करना, वही इनका मानचित्र बनाना, मैप बनाना, ये इसका काम रहता है, भारतीय मृदा सर्वेक्षण संस्थान का। आगे देखते हैं, कौन जो है प्राथमिक मृदा नहीं है। प्राथमिक मृदा नहीं है, कैल्शियम, चिकनी मिट्टी, सोडियम, लोहा। तो प्राथमिक मृदा खनिज लिखा है यहाँ पर, खनिज मतलब जो खन के निकाला जाए, खनन कार्य के द्वारा माइनिंग करके निकाला जाए। तो कैल्शियम, सोडियम, लोहा ये तो माइनिंग करके निकाला जाता है, लेकिन क्ले जो है ये माइनिंग करके नहीं, ये बहुत अधिक अंदर नहीं पाई जाती है, इसलिए इसको हम खनिज की श्रेणी में नहीं रखते हैं। आगे देखते हैं, कौन सा क्षैतिज आधारशिला को दर्शाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये पूरी पृथ्वी में जो है सबसे ऊपर पाई जाती है क्रस्ट, भूपरपट्टी बोला जाता है। इसमें भी बहुत अधिक लेयरें हैं, तो सबसे नीचे की लेयर को आर बोला जाता है, और यही इसका सबसे सही उत्तर है कि क्षितिज आधारशिला इसी को बोला जाता है। इसको बेड रॉक भी बोला जाता है। इसको हम पिक्चर के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, तो आप यदि देख पा रहे होंगे, तो इसमें जो सबसे नीचे है ये बेड रॉक कहलाती है, आधारशिला। यदि इसमें देखेंगे आप, तो ये पृथ्वी की परतें हैं ऊपर पट्टी में,
पहला ऑर्गेनिक है, टॉप सिल कहलाती है सब सोइल, और सबसे नीचे जो आर है लिखा है नाम, उसको बेड रॉक बोला जाता है। और इस बेड रॉक में क्या पाया जाता है? आपका चूना पत्थर जो है, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये चट्टानें जो हैं पाई जाती हैं। इसलिए आपको ये जो है बहुत अच्छे से याद रख लेना है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न में। एशिया का सबसे जो है दूसरा सबसे ऊंचा बांध क्या है? इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है, तो ये आप जो है क्लियर कर लीजिए। यदि बात करते हैं सबसे ऊंचा जो है बांध भारत का, अब ये तो भारत का ही है चारों, इसका जो सही उत्तर आयोग ने मारा है भाखड़ा नागल बांध, लेकिन सही इसका उत्तर जो है टिहरी बांध है। सबसे ऊंचा कौन सा बांध है? टिहरी बांध है। और सबसे जो है लंबाई में जो है लंबा बांध कौन सा है? ये हीराकुंड बांध माना जाता है। टिहरी बांध किस नदी पर है? ये भागीरथी नदी पर है। और भागीरथी समझ गए होंगे ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और सबसे ऊंचाई हम कैसे मान लेंगे? इसकी जो ऊंचाई है 260 मीटर ऊंचा है। हीराकुंड बांध आपको पता है किस नदी पर है? महानदी पर है। और महानदी किस राज्य में है? उड़ीसा में है। और बात करें कि हीराकुंड सबसे लंबा है, तो भाई इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 25.8 किलोमीटर। तो हम भाखड़ा नागल बांध क्यों याद करते हैं? यह जो है सबसे ऊंचा भी बोल सकते हैं, या सबसे बड़ा जो है गुरुत्वीय बांध है। गुरुत्वीय मतलब गुरुत्व सबसे ज्यादा है, यानी जिसका अधिक सबसे अधिक भार होगा उसका सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करेगा वो। इसका जो भार है सबसे अधिक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सबसे ऊंचा सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध। जब ये नाम आए कि सबसे बड़ा, यहाँ लिखा होता क्या? एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध, तब हम किसको नाम मांगते? ये है हमारा भाखड़ा नागल बांध। और ये कहाँ पर है? हमारा वहीं उत्तराखंड में सतलुज नदी पर है। ये आपको याद रख लेना है। अब देखो इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 207 आपकी मीटर। वहीं देखो ही इसकी कितनी है टिहरी की? 260 मीटर है। तो ये वैसे भी ये इससे ऊंचाई में छोटा कहलाया। तो गुरुत्वीय बांध जो है यदि बात करें तो हमारा कंक्रीट बांध भी बोला जाता है, तो ये भाखड़ा नागल बांध जो है सबसे बड़ा हमारा बांध माना जाता है। आगे देखते हैं। खेल खेलने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आप जब खेल खेलते हैं तो क्यों खेलते हैं? दूसरों को लाभ देना चाहते हैं। इसमें कई बार एलिमिनेशन मेथड बहुत काम करती है। पैसा कमाने के लिए या जीविका को पूरा करना, तो सबसे पहला तो रहता है मनोरंजन के लिए जो है हम करते हैं, मुख्य उद्देश्य तो यही रहता है। उसके बाद किसी की हॉबी है, उसमें एक्सपर्ट हो जाता है, तब वो उससे पैसा कमा सकता है, जीविका पूरा कर सकता है। आगे देखते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, BWF, तो इसका जो गठन है किया गया था 1934 में। ए नंबर का सबसे सही उत्तर है आपका, और आपको इसको याद रख लेना है। और इसका हेड क्वार्टर जो है वो मलेशिया में है। सिर्फ इतनी चीजें याद रख लेनी है, क्योंकि हमारे भारत का नहीं है ये, तो हमें इतने में ही हमारा काम चल जाएगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 1934 में स्थापना, हेडक्वार्टर इसका मलेशिया में है। आगे देखते हैं। सहयोगी अधिगम की विशेषता नहीं है। सहयोगी मतलब जहां पर सहयोग के द्वारा हो, चाहे शिक्षक छात्र हो या छात्रों के द्वारा सहयोग हो, विशेषता नहीं है। तो यह विविध निकाय उत्पन्न करता है जो सभी छात्रों को एक साथ काम करने के लिए व्यवस्थित करते हैं। तो बिल्कुल ये तो इसकी विशेषता है, एक साथ काम करना जो है। समूह गतिविधि, यहाँ समूह की बात आ गई तो ये भी इसकी विशेषता है। प्रश्न क्या है कि कौन सी नहीं है? कार्य को पूरा करने में सफलता विद्यार्थी, मतलब एक विद्यार्थी की सफल स्वतंत्रता को प्रदर्शित करती है, तो ये इसका गलत है। तो विद्यार्थी की स्वतंत्रता नहीं प्रदर्शित करती, यहाँ पर इस ऑप्शन से कहीं पर समूह की बात नहीं की गई है। और सहयोगी अधिगम में समूह होता है। ऑप्शन डी है टीम वर्क के माध्यम से सीखना, तो ये भी विशेषता है। प्रश्न था कि कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन सी जो है इसकी विशेषता नहीं है, किसकी? सहयोगी अधिगम की। आगे देखते हैं। भ्रमण कार्य में कार्यपत्रक का क्या महत्व है? वर्कशीट इन फील्ड वर्क, तो फिर ये वर्कशीट क्या कहलाती है? पत्रक। जब बच्चे कहीं बाहर घूमने जाते हैं, जब बच्चों को ले जाया जाता है एजुकेशनल टूर में, तो उनको वर्कशीट दी जाती है। वर्कशीट क्या होती है? जो जो बच्चे वो देख रहे हैं वो उसी समय उसमें नोट करते जाएं, या जो उनके मन में प्रश्न उठ रहे हैं, या जो भी वो अनुभव कर रहे हैं, इससे क्या होता है? वो और अधिक प्रेरित होते हैं चीजों को और बारीकी से देखने के लिए। इससे उनकी अवलोकन क्षमता बढ़ जाती है।
क्योंकि उन्हें देख करके लिखना है, और जब लिखने की बात आ गई तब उसे और ध्यान से देखेंगे वो चीजों को। तो यह बच्चों को अधिक ध्यान से देखने के लिए मार्गदर्शन करती हैं, बिल्कुल। ये एक ही प्रकार के भ्रमण में प्रयोग लाया जा सकता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो है हर प्रकार के जो है भ्रमण में प्रयोग में लाया जा सकता है। क्या? आपका वर्कशीट या पत्रक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे देखते हैं, वयस्क समूहों की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी है? तो यदि इसमें एडल्ट ग्रुप है, यानी बड़े बच्चे हैं वहां पर, उनको सिखाने के लिए सबसे अधिक रहती है विधि यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग। उन्हें एक प्रॉब्लम देंगे, जैसे वो सॉल्व करेंगे, उसी से ही क्रिएटिवनेस आती है। तो ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। यदि स्कूल पौधे के अध्ययन के लिए एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करेगा, एक फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज की जा रही है, किसके लिए? प्लांट स्टडी के लिए। तो बच्चा जो है क्या सीख लेगा उससे, इससे फील्ड ट्रिप से? तो आकार के आधार पर पौधों को व्यापक रूप से वर्गीकृत करने में तो बिल्कुल सीख सकता है, पौधे जब देखेगा। पत्तियों के रूप देखेगा, आकार, पैटर्न, बिल्कुल। जब वो प्लांट्स को देखने जाएगा, पत्तियों के अलग अलग टाइप देखेगा, पैटर्न देखेगा, तो ये हो सकता है। यात्रा पर देखे गए प्रत्येक पौधे के वानस्पतिक नाम बोलने में, तो ये उत्तर गलत है। ऐसा नहीं होगा कि बच्चा जाएगा तो जितने भी उसे पौधे दिखेंगे वो सबका एकदम वानस्पतिक नाम बोल देगा। इवन प्राइमरी बच्चों में वानस्पतिक नाम बताए भी नहीं जाते हैं उनको, बच्चों को, क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत नहीं है। उन्हें तो सिर्फ यही है कि वो अवलोकन करें और उससे सीखें। इस प्रश्न का उत्तर है 1 और 2, ए नंबर में, जो कि हमारे ये दिया हुआ है। ओनली 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पढ़ते हैं आगे। अपघटन यानी डीकम्पोजर होते हैं हमारे, इसके लिए मृत पौधे और मृत जानवरों के अवशेष शामिल हैं, क्या कहलाते हैं? तो मृत पौधे, मृत जानवर जो है अपरत कहलाते हैं, डेंट्रीट्रस कहलाते हैं। और मृत पौधे, मृत जानवर, इनको खाने वाले मृतोपजीवी कहलाते हैं। मृतोपजीवी जो है इनको खाने वाले हैं। वहीं मृत जीवी, मृत जानवरों को क्या कहते हैं? इसको अपरद बोला जाता है, ये डेट्रीटस कहा जाता है। इसको आपको याद रख लेना है। आगे देखते हैं, इनमें से सही क्या है, सत्य क्या है? शिक्षकों को आकलन के अनुसार, यानी असेसमेंट के अनुसार जो है, शिक्षण अधिगम की समीक्षा, और समीक्षा का क्या मतलब है? रिव्यू करना चाहिए और संशोधन करना चाहिए, बिल्कुल। हमने जैसा असेसमेंट किया है उसके आधार पर क्या करना चाहिए? हमें टीचिंग लर्निंग को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए, क्योंकि असेसमेंट से ही तो बच्चों का पता चलता है कि किस लेवल पर है। असेसमेंट हेल्प एड्रेस लर्निंग गैप अमंग द चिल्ड्रन। आकलन क्या करता है? बच्चों की सीखने की कमियों को दूर करने में मदद करता है। अब आप समझ गए होंगे, इसका जो है सही उत्तर है बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं, ज्ञानवाणी क्या है? बहुत सारे लोग जानते होंगे। ज्ञानवाणी एक जो क्या है, एक हमारा रेडियो शो आता था। तो इसका है कि यह विभिन्न भारतीय शहरों में एक एफएम रेडियो स्टेशन है। इसमें क्या है कि बहुत सारे पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं, कोर्स पढ़ाया जाता है, किसके माध्यम से? रेडियो के माध्यम से। और एमएचआरडी द्वारा जो है ये वित्त पोषित है, इसके द्वारा इसको फाइनेंस मिलता है। और ये इग्नू, आप देखें इग्नू को, एनसीईआरटी हो गया, एनसीईआरटी, आईआईटी, इन जैसे विषयों को भी, इससे संबंधित कार्यक्रमों, पाठ्यक्रमों को भी ये पढ़ाते हैं, किसमें? ज्ञानवाणी प्रोग्राम में। और ये एक रेडियो का प्रोग्राम है। इसे आपको इतना ही इसके लिए आपको याद रख लेना है। आगे बात करते हैं, सतत पहलू में सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है। उसमें सतत वर्ड क्या है कि कंटिन्यूअस मूल्यांकन होना, यानी आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कह सकते हैं। सतत मूल्यांकन में विभिन्न औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों के माध्यम से निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकन भी शामिल है। इसे क्या कहा जाता है? इसको रचनात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। यानी हर समय जब उनका मूल्यांकन हो, इसके लिए जरूरी नहीं कि औपचारिक तरीका जब टेस्ट लिया जाए तभी मूल्यांकन हो। इसके लिए अनौपचारिक यानी ऑब्जर्वेशन जैसी चीजों से भी हम मूल्यांकन कर सकते हैं। तो देखते हैं आज की वीडियो का जो है आखिरी सवाल है, कक्षा प्रक्रिया के 3 घटक जो हैं, तो क्लासरूम प्रोसेस के 3 घटक होते हैं। अब 3 घटक आपको बताने भी हैं, क्योंकि मैंने बता दिए तो उत्तर पता चल जाएगा आपको। 3 घटक जो हैं
वो आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन में। और तीनों घटक जो हैं एक दूसरे से अलग हैं, प्रभावित करते हैं, रैखिक फैशन में हैं या एक दूसरे से वियोजित हैं, तो ये चीज आपको इस कमेंट सेक्शन में बतानी है। और आपको लगातार आपके लिए मैं सीरीज ला रहा हूँ, हमारी लगभग 30 वीडियो ईवीएस की सीरीज की हो गई हैं, और जो कि पर्याप्त होती हैं शुरुआत करने के लिए। इसके साथ कंटिन्यू सीरीज हम लाएंगे, इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे आपकी ईवीएस की कि एक मुश्किल से आपके लगभग सारे क्वेश्चन इसमें से कवर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।